हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेड सी के मैप को। रेड सी के मैप को आप व्यू करोगे तो आप पाओगे कि रेड सी जो है वो वेस्टर्न पार्ट पे नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के द्वारा और ईस्टर्न पार्ट पे अरेबियन पेनिनसुला के द्वारा सराउंडेड है। अगर रेड सी का जो नर्दर्न पार्ट है उसको आप व्यू करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा और ये है गल्फ ऑफ स्वेज। ये वही गल्फ ऑफ स्वेज है जिसको स्वेज कैनाल के नाम से जाना जाता है और जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करके एक बेस्ट ट्रेड रूट के रूप में डेवलप जिसको किया गया है। अगर रेड सी के सर्दर्न पार्ट को हम देखें तो रेड सी का सर्दर्न पार्ट जो है यहाँ पर बाब अल मंडब स्ट्रेट है जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में कनेक्ट करती है। रेड सी को अगर हम अच्छे से व्यू करें तो यहाँ पर जो रेड सी है वो इस वाले रीजन में ट्रॉपिकल रीजन है और डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया के द्वारा सराउंडेड है। इसका जो फॉर्मेशन है वो लगभग रेड सी का जो फॉर्मेशन है वो लगभग 4 से 5 मिलियन साल पहले, मतलब मिलियन ईयर्स अगो इसका हुआ था और रेगुलर इसका जो सी फ्लोर है वो रेगुलर बढ़ता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे हर साल लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर इसका जो बेसिन एरिया है, ये जो एरिया है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ के बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी मेरीन लाइफ, ए वाइड रेंज ऑफ मेरीन लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जिसमें सी टर्टल्स हैं, डुगोंग्स हैं, डॉल्फिन्स हैं एंड मैनी एंडेमिक फिश स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर कोरल रीफ भी पाए जाते हैं, लेकिन जो नर्दर्न और सेंट्रल, मतलब यहाँ पर नर्दर्न और ये जो सेंट्रल कोस्ट है उस एरिया में कोरल रीफ ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ही हम इसके सर्दर्न पार्ट में आते हैं तो सर्दर्न पार्ट में जो कोस्टल वाटर है वो मोर टर्बिड बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वाले रीजन में क्या नहीं पाए जाते, कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती। अब इस एरिया को रेड सी क्यों बोला जाता है, इसके भी दो कारण हैं। दो कारण ये है कि कुछ एक रिसर्च हुई और उसमें ये पाया गया, कुछ थ्योरीज तो ये बोलती हैं कि यहाँ पर एक सीजनल ब्लूम्स ऑफ ट्राइकोडेसियम इथेरियम, एक रेड कलर का एल्गी होता है और वो एक समय जब उसका ब्लूम आता है तो इसका जो इस वाटर का जो सरफेस है, इस वाटर का जो सरफेस है वहाँ पर ऐसे रेड कलर दिखने लग जाता है, जिसकी वजह से इसको रेड सी बोला जाता है। दूसरी एक थ्योरी ये है कि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि एशियाटिक लैंग्वेज में जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनको रेफर करने के लिए कलर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेड का मतलब एशियाटिक लैंग्वेज में रेड का मतलब होता है साउथ, और जैसे ब्लैक सी भी हमें पता है कि ब्लैक सी है एक, उस ब्लैक का मतलब होता है नॉर्थ। तो कलर का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए, ये थ्योरी भी कहती है इसलिए ये साउथ में है इसलिए इसका यूज किया गया, यहाँ पर रेड का यूज़ किया गया क्योंकि साउथ के लिए रेड कलर को यूज़ किया जाता है। तो दो अलग अलग थ्योरीज हैं, एक बोलती है कि एल्गी की वजह से इसका कलर कुछ समय के लिए रेड हो जाता है इसलिए इसको रेड सी बोला जाता है, और एक थ्योरी बोलती है कि एशियाटिक लैंग्वेज में कलर का यूज किया जाता है कार्डिनल डायरेक्शन को बताने के लिए और इसीलिए इसको रेड सी बोला जाता है। अब इसकी जो कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो डायरेक्ट इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इजिप्ट है, यहाँ पर सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, यहाँ पर यमन है, ये है सऊदी अरेबिया। ये कंट्री बिल्कुल जो रेड सी है उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो जॉर्डन की जो लोकेशन है वो आपको अच्छे से व्यू करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेरियन सी के साथ में जो जॉर्डन है वो डायरेक्ट अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता और इसको लेकर के प्रीलिम्स में काफ़ी ऑप्शन आ चुके हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है जिसमें मेडिटेरियन सी के साथ में कौन कौन से कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें जॉर्डन को भी एज ए ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्डन जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में अपनी बॉर्डर, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा जो है उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, मेडिटेरियन सी के साथ में कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो देखो ये हमने रेड सी के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज,
16 जून से एक नोटिफिकेशन पास किया गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था उनको दोबारा से खोल दिया जाए। तो खोला गया और ये देखा गया कि बहुत कम जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जनरल न्यूज़, जनरल अवेयरनेस के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है और ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम ये है कि हमारे कंट्री में जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करना और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को एक तरीके से बढ़ाना, ये इसका मेजर एम है। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और नेशनल इम्पोर्टेंस के कुछ रिमेन्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था और वो ही अलेक्जेंडर कनिंघम ही ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, इसीलिए ही अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, यहाँ देखो एक पिक्चर दे रखी है, इमेज दे रखी है और उसमें जो पुरी टेम्पल है उसके बारे में दिखाया गया है। पुरी टेम्पल जो है उड़ीसा में, वहाँ पर स्नान यात्रा फेस्टिवल पुरी में किया जा रहा है, बाथिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं, तो उसी को लेकर के ये दिखाया गया है। तो हम पुरी टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो जो पुरी टेम्पल है उसको 12th सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक किंग के द्वारा इसको बनाया गया था। ये जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इसको यामनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यामनिका तीर्थ क्या होता है, मतलब जो यम कौन है, गॉड ऑफ डेथ। हिंदू बिलीफ ये मानते हैं कि जहाँ पर आकर के गॉड ऑफ डेथ की भी जो पावर है वो भी नलीफाई हो जाए, वो एरिया है, वो जगह है पुरी टेम्पल। ये जो पुरी टेम्पल है इसको व्हाइट पैगोडा भी बोला जाता है और जो 4 धाम पिलग्रिमेज है उसका एक पार्ट है। अब 4 धाम में से कौन कौन से आते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। तो 4 धाम की यात्रा आप नाम सुनते होंगे, तो उसमें से एक पुरी भी है। थोड़ा सा और अगर हम अच्छे से व्यू करें तो देखो ये जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि ज़्यादातर मंदिर में आपने क्या देखा होगा कि मंदिरों में जो मूर्ति होती है वो या तो स्टोन की बनी होती है या फिर मेटल की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी भगवानों की मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है और हर एवरी 12 to 19 ईयर्स के बाद में इन लकड़ियों को, ये जो आइडोल हैं, जो मूर्ति हैं, इनको चेंज किया जाता है बाय यूजिंग सेक्रेड ट्रीज, मतलब जो बहुत ही पूजनीय पेड़ हैं उनके द्वारा इनको बदला जाता है और नई मूर्तियां यहाँ पर रखी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, देखो दिल्ली में कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है। वहाँ पर नेताजी नगर एक एरिया है जहाँ पर जनरल पुअर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रीडेवलपमेंट किया जाने वाला है। तो 1639 जो पेड़ हैं उनको काटा जाएगा कुछ को, और कुछ को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके बदले में कंपनसेटरी प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स किया जाएगा और ये मैंडेटरी है, इसको यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप एक 100 ईयर ओल्ड पेड़ को काट रहे हो और उसके बदले में आप पेड़ लगा रहे हो बिल्कुल एक छोटा सा पौधा, तो वो कैसे बराबरी कर पाएगा, किस तरीके से जो ऑक्सीजन लेवल है उसको किस तरीके से मेंटेन कर पाएगा, जो भी बैड गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करता है हमारी जो ट्रीज हैं, वो कैसे आप उसको काउंटर कर पाओगे, कैसे आप रिप्लेस कर पाओगे, ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो फार्मर जो एजिटेशन है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब फार्मर्स ने क्या किया है, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 100 से भी ज़्यादा जो फार्मर्स यूनियंस है उसका कोalition है ये संयुक्त किसान मोर्चा। अब ये क्या करेंगे, 26 जून को सेव एग्रीकल्चर एंड सेव डेमोक्रेसी डे। अब 26 जून को ही क्यों चुना है, क्योंकि 46 साल हो जाएंगे इमरजेंसी को। इमरजेंसी लगी थी हमारे इंडिया में 1975 से 1977 तक, उस समय को याद किया जा रहा है और 46वीं इसकी सालगिरह मनाई जा रही है। और इसी के लिए उसी बात को याद करते हुए कि उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय भी हमारे जो राइट्स हैं उनको छीना गया था, और इस समय भी आप एक तरीके से बिना इमरजेंसी के भी जो फार्मर्स के राइट्स हैं उनको आप छीन रहे हो।
तो उसी का विरोध करने के लिए इमरजेंसी डे को चुना गया है और राजभवन के आगे ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो इमरजेंसी के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है, पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अब कुछ ऐसी अबनॉर्मल सिचुएशन हो जाए उस समय ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी 3 एरिया है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी उस समय लगाई गई थी और इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इस नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था। देखो, दो तरीके की, जो आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी है वो भी दो तरीके की होती है, वार के आधार पर या फिर आर्म्ड रिबेलियन, मतलब अपने कंट्री के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी, और वार मतलब किसी कंट्री के साथ में आपका वॉर हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। जो आर्म्ड रिबेलियन है उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसकी जगह पहले इंटरनल डिस्टरबेंस एक वर्ड यूज किया जाता था और उसी के आधार पर ये इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन बाद में इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो CBSE है, अदर बोर्ड्स हैं, उनको बोला था कि अपना जो क्लास 12th का जो आपका असेसमेंट प्लान है उसके बारे में नोटिफाई करो सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बोर्ड है उनको भी बोला है कि आप भी अपना जो भी असेसमेंट प्लान है उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। तो एक तरीके से ये जुडिशरी एक्टिविज्म है कि जुडिशरी कोशिश कर रहा है कि कोई भी चीज़ गलत तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान अपने काउंटर पार्ट्स की जो मीटिंग चल रही थी, ठीक है, उसमें एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे वेरियस स्टेक होल्डर के साथ में हम कांटेक्ट में हैं और कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में पीस को एस्टेब्लिश किया जा सके। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें बेसिक फैक्ट्स की, तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम ये है कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इस वाले रीजन में हम क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। HCO को बनाया गया था 2001 में, ठीक है। इसका जो चार्टर है वो 2002 में साइन किया गया था। अगर थोड़ा सा और आप बेसिक या हिस्ट्री में आप जाओगे तो HCO 2001 में बना, उससे पहले ही 1996 में इसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता था संघाई 5 के नाम से। संघाई 5 में शुरुआत में क्या हुआ कि इसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान संघाई 5 के 5 मेंबर थे और उनको बोला जाता था संघाई 5। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ जाता है और फिर ये जो संघाई 5 है वो ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाता है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भी इसको रेगुलर ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब वो भी इसके मेंबर बन जाते हैं और इस तरीके से 8 कंट्रीज इसके मेंबर बन गए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी इसके मेंबर स्टेट हैं उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो, नेबरिंग, मतलब इस तरीके से रहें हम कि नेबरलेस, जो हमारी जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो हर कंट्री एक दूसरे की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम समझ करके म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। देखो, इंडिया इसका मेंबर बना है, तो इंडिया मेंबर बना है तो इंडिया के लिए कुछ इम्पोर्टेंस होगा। इससे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो सेक्रेटरीट हैं या फिर कुछ इम्पोर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक इम्पोर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर है रेड्स के नाम से जिसको जाना जाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था टेररिज्म को, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, और उसका जो सेक्रेटरीट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीजिंग में है। तो देखो, इसके नाम से आपको एक तरीके से भ्रम में नहीं होना है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसके नाम में ही संघाई है तो इसका तो हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, संघाई होगा। नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, ठीक है। अब इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। देखो, अभी हमने इसकी एक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, रेड्स को, और रेड्स का काम क्या है कि टेररिज्म को हम क्या कर सके, खत्म कर सके।
तो सिक्योरिटी के लेवल पे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया रेड्स का यूज कर सकता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो भी लॉ हैं, जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उनको वर्क करके हम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा HCO इंडिया जो है वो HCO का जो एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मॉल आर्म्स प्रोलिफरेशन, इस वाली चीज को भी हम रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एनर्जी पॉइंट। एनर्जी में भी क्या है कि इंडिया एनर्जी, देखो इंडिया को एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री के रूप में माना जाता है और हमेशा इंडिया कोशिश करता है कि एनर्जी के रूप में अपने आप को क्या कर सके, मतलब इंक्रीज कर सके एनर्जी के लिए, और हमेशा एनर्जी की डिमांड रहती है इंडिया में। तो HCO इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस पाइपलाइन के लिए बातचीत चल रही है। और दूसरा है IPI, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पाइपलाइन अगर इनके ऊपर अच्छे से रिजल्ट सामने आता है तो इंडिया एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर सकता है। ट्रेड में भी हम पॉइंट ऑफ व्यू में HCO को यूज कर सकता है इंडिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं HCO के, तो सेंट्रल एशिया तक इंडिया अपनी पहुंच बना सकता है HCO के थ्रू। ये हमने देखा कि किस तरीके से एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, और आप देख सकते हो जियोपॉलिटिकल। इंडिया की हमेशा से एक इच्छा रही है कि सेंट्रल एशिया तक हम हमारी पहुंच बनाएं, इसीलिए इंडिया ने ईरान में चाहबार पोर्ट को डेवलप किया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो चाहबार पोर्ट को हम यूज़ करें अफगानिस्तान के थ्रू पहुँचने के लिए, कहाँ तक, सेंट्रल एशिया तक। तो अब HCO एक मेजर पॉइंट है कि सेंट्रल एशिया जो हमारी पॉलिसी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं HCO के तहत, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। देखो HCO को एस्टेब्लिश करने में स्टार्ट में जो इसके मेंबर्स थे वो थे चाइना और रशिया, तो चाइना और रशिया का इस पर डोमिनेंस है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पाकिस्तान भी इंडिया के साथ मेंबर है, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की कभी नहीं बनती, तो उन इश्यूज को सोल्व करने में भी इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए HCO की मेंबरशिप, मतलब HCO की मेंबरशिप जो हमने गेन की है उसके बाद में इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से न्यूज है, जो ब्लैक सी वाला जो रीजन है वहाँ पर रशिया और UK के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इस इंसिडेंट को लेकर के ब्लैक सी न्यूज़ में बन जाता है। तो हम ब्लैक सी का जो मैप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो ब्लैक सी है वो सबसे पहले हम कंट्रीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और यहाँ पर है जॉर्जिया। ये कंट्री जो है वो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये है सी ऑफ अजो, और जो ब्लैक सी है वो आपस में एक दूसरे के द्वारा स्ट्रेट ऑफ क्रैच के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो ब्लैक सी है यहाँ पर है सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी आपस में यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से आपस में एक दूसरे के द्वारा कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर है डार्डानेल्स स्ट्रेट, जो सी ऑफ मरमरा को और एजियन सी को आपस में कनेक्ट करता है। ये जो सी ऑफ मरमरा है वो टर्की को दो भाग में डिवाइड करता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की। ठीक है, तो ये ब्लैक सी के मैप को हमने अच्छे से व्यू किया। ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।